सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपर्ट स्टूडेंट Q&A। जो सारे कमेंट्स आए हैं मेरी वीडियोस पे उस पर आप रिप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कंसर्न है। कुछ लोग बाइक खरीदने वाले हैं, कुछ लोग इन फ्यूचर खरीदेंगे। सो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई गई जिसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर इसको बाइक खरीदनी हो उसको बहुत आसानी हो एंड उसको पता हो बाइक में क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं लोगों के। सो कुछ इतने क्वेश्चंस हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, होंगे 20-25 क्वेश्चन होंगे आई गेस मेरे हिसाब से। सो इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगा यार। आई एम रियली सॉरी, रूम की कंडीशन, लाइटिंग कंडीशन थोड़ी ख़राब है अभी। मेरी लाइट्स ख़राब हो गई हैं, मैं उतना शूट करता नहीं हूँ वीडियोज़। ऊपर भी लाइट ख़राब हो गई, वो निकाली है अभी। यहाँ पे एक जुगाड़ करके लाइट लगाई है। सो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस वीडियो में। एक आध दो वीडियो में एक नई लाइट आई है, उसका भी एडजस्टमेंट रह गया, उसमें थोड़ा काम करना, उसको सेटअप बनाना है उसका। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड इसके अलावा यार, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी, ठीक है। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस में से बाइक की बेकार चीज़ें बताई हैं जो मेरे को इशू लगे हैं। मेरे को इशू आ रहा था, वो छोटे मोटे इशू मैंने सारा बताया है। तो लोग बहुत ट्रोल करते हैं कि भाई तुझे तो बाइक में प्रॉब्लम ही आ रही है, बाइक बेच रही है। भाई देखो, बाइक मैंने भी ली है, ठीक है, बहुत शौक से ली है। इज दैट मेरा चैनल है, मैं छोटी मोटी चीज़ें डालना इसलिए चाहता हूँ ताकि इन केस किसी को बाइक लेनी हो इन फ्यूचर, उसको हेल्प मिलेगी यार। उसको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम भी आ रही है बाइक में, दैट इज़ नॉर्मल, ये सबकी बाइक में आ रही है। वरना कोई बंदा पहली बाइक लेने जाए, उसको पहली बाइक में ये सब चीज़ें दिखी हैं, उसको ऐसा होगा ना कि यार ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरी बाइक में। बट अगर उसको कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ठीक है नॉर्मल है, जैसे अभी कल एक कमेंट आया था वीडियो पे मेरी, द गाय वाज सेइंग कि उसकी जो बाइक है उसकी 204 भी है, उसका जो आइडल है वो 2000 आरपीएम है। एंड शोरूम वाले मना कर रहे हैं कि हम सही नहीं कर सकते। मेरी वाली बाइक का भी आइडल करने में बहुत ज़्यादा रखता था, क्योंकि जनरली मैंने R15 बहुत ज़्यादा चलाई है, R15 एंड उसका जो आइडल है ना 1200-1300 आरपीएम के करीब है। मेरी बाइक का 1600-1700 के करीब में आइडल है। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा, कंसर्निंग लगा। मैंने बात की शोरूम में, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं इस बाइक का इतना ही नॉर्मल है। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि अगर मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा तो लोगों को और हेल्प मिलेगी। एंड यही है। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पहले अपने चैनल का नाम कलाकार हुआ करता था, फिर कलाकार वीडियो हुआ, बट मैंने चेंज करके अमन चौधरी रख दिया। अपने नाम पे चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे यार। इसमें अगर एक आध वर्ड लगाना वो लगा देंगे आगे चल के, बट अभी अमन चौधरी रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ऑन रोड एंड एक्स शोरूम। सो बेसिकली बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,85,800 है, जैसा कि मेरे को पता है। एंड सेम ही बता था 1,85,800, यही सेम प्राइस मैंने भी पे किया था। इसके अलावा मैं इंश्योरेंस पे किया था एंड देन RTO अपना नोएडा के ऑफिस पे किया, क्योंकि बाइक हमने जयपुर से ली थी। एंड ये जयपुर वाला सूर्य नाम का, सूर्य ऑटोमोटिव जयपुर वाला शोरूम है। सो बाइक का जो टोटल अमाउंट मैंने पे किया था 2,16,850 मैंने अमाउंट पे किया। इससे ₹1 एक्स्ट्रा मैंने नहीं पे किया, बल्कि इसमें 150 कम ही होगा, क्योंकि 1,98,000 में 150 कम थी। तो मैं 198 उसको लेके चल रहा हूँ। 18,850 मैंने RTO में पे किया है। सो टोटल 2,16,850 हमने पे किया है, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे किया है। एंड बाइक मैंने यहाँ पे खुद नोएडा लाके रजिस्ट्रेशन कराया मैंने। सो इन केस अगर आपको ये भी जानना है कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, आप कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग तो वीडियो बना दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे आके। सो उस सब चीज़ के बारे में वीडियो हम बाद में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। बाइक का ऑन रोड प्राइस जो में पड़ा है 2,16,850 विदाउट एनी सिंगल कॉस्ट, सब कुछ इंक्लूडिंग है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्री हेलमेट। हाँ जी भाई, जब से ये मैंडेटरी हुआ है रोड मिनिस्ट्री की तरफ से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, तब से हेलमेट फ्री मिलने लगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, बट कुछ शोरूम्स हैं जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हैं XYZ रीज़न देके। अगर आप उनसे कहोगे हमें हेलमेट नहीं चाहिए, तो वो कहिए ठीक है कोई बात नहीं, हेलमेट मत लो, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, उसका डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। सो ये गलत प्रैक्टिस है, बट मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया है। एंड मेरा हेलमेट जो मुझे इसके साथ में मिला वो सिंपल सा, अच्छा मतलब वो स्ट्रॉन्ग हेलमेट है, बट सेफ्टी वाइज में कुछ नहीं है। मैं तो अपना ये यूज़ करता हूँ। दिखा, ये मेरा एडी का हेलमेट है, जिसपे मैंने रेड टूल वाले ग्राफिक किए हैं। थोड़ा ही पुराना हो गया है, तो मैंने इस पर थोड़ा ग्राफिक कर दिया है। इस पर ये अपना यूट्यूब का पूरा सेटअप है, माइक है, इसके अंदर ब्लूटूथ ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ खैर, ये आपको एक मैं इसमें क्या क्या मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको ये भी जानना है कि एक अच्छा हेलमेट कैसे चूज़ किया जाए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि अपने नॉन में गोल्च बाइक गियर शॉप है। सो वहाँ पे जाके हम वीडियोज़ बना सकते हैं राइडिंग गियर्स के ऊपर भी। इफ़ यू वांट, अगर कुछ दीजिए आप बता देना, खुद ही कमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली अप्लाई करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। सो अगला क्वेश्चन है, भाई लो आरपीएम में इंजन ऑफ का प्रॉब्लम है क्या? सो यार, लो आरपीएम में इंजन ऑफ का ऐसा कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप ये देखो कि बाइक अगर आप सोलो राइड कर रहे हो, ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में चल रहे हो, आप थ्रॉटल छोड़ भी दोगे लो आरपीएम, तो बाइक आपकी इजीली क्रूज करेगी, आपका ब्रेकर वेकर भी आराम से निकल जाएगा। बट अगर ऑफ रोड है, रोड खराब है, तो वहाँ भी बाइक बंद हो जाएगा सेकंड थर्ड गियर में। बट बाइक है ओके, लो आरपीएम का ऐसा कोई इशू है नहीं, होगी। ये देखो
तो लो आरपीएम वाला पंगा है ना, ये आपका एक्सपल्स में नहीं, इवन इस सेगमेंट की सारी बाइकों में आपको ये इशू देखने को मिलेगा। आप आरी ले लो या आप बजाज ले लो, कुछ भी ले लो, आपको ये वाला इशू आपको हर जगह देखने को मिलेगा, रोक लो आरपीएम वाला पंगा। पर बाइक में ऐसा कोई लो आरपीएम वाला इशू है नहीं। एंड सेकेंडली ऐसा भी नहीं है कि आप बाइक आपकी खड़ी, आपने खली के डाली, क्लच छोड़ा, बाइक बंद हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। ये सब ओके है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्लच का थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा, वो सर्विस सेंटर पे वो जाकर। बट सो फार सो गुड, बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन कहता है, एनी प्लान ऑफ अपग्रेडिंग टू ट्यूबलेस रिम्स? ट्यूबलेस रिम्स का यार अभी ऐसा कोई मार्केटिंग ऑप्शन है नहीं, बट या मेरा प्लान बिल्कुल है, क्योंकि मेरे पास एक जुपिटर भी है, ठीक है। वो वेट में अगर आप देखो बहुत हल्की है, ठीक है। उसके बीच में एक बार ट्यूब टायर लगवाए थे एंड लिटरली जब स्कूटी पंचर होती है उसको खींचने में बैंड बच जाती है। और ये तो फिर भी उससे 60-70 किलो भारी है, तो ये 170 किलो की है। सो डेफिनेटली जैसे मार्केट में ऑप्शन आएगा मैं डेफिनेटली उसके लिए जाऊँगा, ज़रूर आपको सिखाऊंगा कि क्या ऑप्शन है उसमें। एंड एक चीज़ और, मैं कभी भी इसमें रिव्यूज़ नहीं डालने वाला है, बिकॉज ये ऑफ रोडिंग बाइक है। एंड ये जो आपके ट्यूब वाले बेसिकली जो रिम स्पोक्स होते हैं, इनको रिपेयर कराना बहुत ईजी है अगर आप कंपेयर करो अलॉय व्हील से, क्योंकि अलॉय बार खराब हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाती है बार। सो जब ये ऑप्शन आएगा फ्यूचर में डेफिनेटली आपको दिखाया जाएगा क्या ऑप्शन है अपने पास। सो अगला क्वेश्चन है, ब्रो इज देयर एनी हीटिंग इशू? नहीं भाई, हीटिंग इशू ऐसे बाइक में कोई है नहीं। एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बताता हूँ। जो उसका रेडिएटर का प्लेसमेंट है ना, वो लेफ्ट साइड में है। तो आपके पैर के एकदम सामने जो आपका शिंग वाला एरिया होता है, जो आपका पूरा उसमें एयर फ्लो आएगा ना चलती बाइक, तो आपके वहीं से पैर से होके निकलेगा। बट आपको रोड पे इतना फील होने वाला नहीं है अगर आप जीन्स या फिर पैंट पहन के चलाओगे। अगर आप शॉर्ट्स पहन के ऐसे लोकल राइड में जा रहे हो, ट्रैफिक में चलाओगे, तो बाइक हीट होगी, आपको फील होगा। एंड उसके अलावा ऐसा कोई इशू है नहीं हीटिंग वाले। यार एनसीआर का टेम्परेचर 24-45 डिग्री रहता है, तो बहुत बेसिक हीटिंग है, जो कि सारी बाइकों में होती है इतनी हीटिंग। तो हीटिंग का ऐसा कोई पंगा है नहीं। ट्रैफिक में मे भी आपको कई बार थोड़ा सा फील होगा तो बाइक खड़ी रहेगी आपकी, पर जैसे आप बाइक चलाना शुरू करोगे रेडिएटर उसको ठंडा कर देगा इंजन को। सो ऐसा कोई हीटिंग इज इतना मेजर दैट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अंडर पावर लगता है क्या? भाई अंडर पावर नहीं लगती बाइक सोलो राइड पे। जब तक आप सोलो चल रहे हो तब तक आपको अंडर पावर नहीं लगेगी। बट अगर आप पिलियन के साथ हो जाते हो, आपका पिलियन थोड़ा सा हेल्दी है, तो मे बी यू विल फील लाइक कि हाँ भाई थोड़ी सी अंडर पावर हो रही है। बट सोलो में तो भाई परफेक्ट बाइक है, सोलो में कोई बुराई नहीं है। मैं आगे चल के एक चीज़ और बताने वाला हूँ आपको इस बाइक का सबसे बड़ा डीमेरिट, नॉट अ क्लिक बेट, बट ये एक्चुअली बहुत बड़ा डीमेरिट है। मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर मिडिल में बता दूंगा, वीडियो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो अंडर पावर नहीं है सोलो में, डबल्स में थोड़ा बहुत आपको अंडर पावर लगने वाली है बाइक फॉर श्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना टूरिंग एक्सपीरियंस बताना लॉन्ग राइड पे 100 की स्पीड में। लॉन्ग राइड यार मैंने अभी तक इस पे 280 किलोमीटर की राइड दी थी जयपुर से नोएडा लाते हुए पहले दिन पे, जिसमें कि हमने ऑलमोस्ट रास्ते में 80-90-100 की स्पीड में क्रूज किया था। एंड 90-100 इज़ अ गुड स्पीड, आपको कंफर्टेबली फील होगा, आपको इतना कोई ऐसा लगेगा नहीं बाइक स्ट्रेच हो रही, स्ट्रेस बाइक पे स्ट्रेस आ रहा है ज़्यादा, कुछ नहीं, बाइक बहुत ईजी चलेगी आपको। सो 100 इज़ अ गुड स्पीड फॉर द बाइक। अगर आप 80-90 भी चलोगे वो भी बहुत कंफर्टेबल है। बट हाँ, एनीथिंग अब 100 ट्रिपल डिजिट में आपको थोड़ा सा लगेगा बाइक की, लगे बाइक से पावर आपको फील होगा कि हाँ भाई थोड़ी पावर लगा रही है, थोड़ी सी नॉइजी हो जाएगी। बट उसके नीचे इज वेरी कंफर्टेबल, नो इंजन वाइब्रेशन नथिंग। अच्छा उसके नीचे का सब। सो अगला क्वेश्चन है, रिव्यू ऑफ डिस्प्ले इन डिटेल। भाई ऑलरेडी अपलोडेड A to Z सब बताया मैंने, उसके अंदर आपका क्या क्या नेविगेशन है, क्या क्या मोड है, कैसे टॉगल करना है, सब कुछ आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। उसका वीडियो का नाम होगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ वीडियो का। सो जो TFT डिस्प्ले का वीडियो वो है एक्सपर्ट स्टूडेंट TFT डिस्प्ले फीचर एक्सप्ले, ये नाम है उसका। तो आप डेफिनेटली देख सकते हो अगर आपका मन करे तो। उसमें सब कुछ मैंने डिटेल बता रखा है। अगर मैं इसमें ऐड करूँगा वो ऑलमोस्ट 10-15-11 मिनट की वीडियो, ये वीडियो 1 घंटे के करीब पहुँच जाएगी। तो आप मजा के देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा उसमें चैनल पे या फिर आई बटन पे लिंक आ जाएगा आपका। सो अगला क्वेश्चन है, भाई ये फर्स्ट बाइक के लिए कैसा रहेगा और मोस्टली सिटी राइड के लिए कंफर्टेबल रहेगा? मेरा हाइट 5'9" है। पहली चीज़ 5'9" हाइट भाई ओके है, मेरी हाइट 5'9" है। 5'9" पे बहुत कंफर्टेबली आप ये बाइक चला सकते हो। दूसरी बात, पहली बाइक यार, पहली बाइक रहेगी थोड़ा सा ग्राउंड से हट के बाइक है, आपको रोड भी रिएक्शन अच्छे मिलेंगे। रोटी यार पहली बाइक और आप खुशी मिलेगी, आप रोड पे लेके चलोगे। एंड सिटी के लिए इससे गुड बाइक, क्योंकि यार देखो अगर आप कहीं भी जाओगे आपको रोड, इंडिया में तो बहुत अच्छी रोड हैं, टूटी फूटी मिलेगी। आप स्पोर्ट्स बाइक लोगे, दूसरी कैटेगरी लोगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा हाथों में बैक का पेन होगा, इसमें कुछ नहीं होता। आप बाइक चलाओ रिलैक्स होके। पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी पहली बाइक, आई एम वेरी हैप्पी विद द ऑप्शन। मैं चाहता तो R15 इन सब चीज़ बाइक, R15 हो गई, KTM हो गई या फिर RE हो गई, इनमें मैं जा सकता था, बट मेरे को नहीं जाना था। मैंने सोचा था कि छट के लेंगे, कुछ अच्छा लेंगे, कुछ कंफर्टेबल लेंगे, तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर द फर्स्ट बाइक, डेफिनेटली आप जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, हाउ इज द सीट कंफर्ट फॉर द राइडर इन पिलियन, मतलब पिलियन के साथ 200-300 किलोमीटर का टूर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार, बट एक चीज़ ध्यान रखना, बाइक पे लोड ज़्यादा मत करना। इसकी लोड क्या होगी, कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है उसकी, आगे चलते हम वीडियो में बात करेंगे। पिलियन के साथ में बस एक इशू आपको आने वाला है, जो राइडर की सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है, पिलियन की सीट में आपको करवाना पड़ेगा, थोड़ा कुशन वुशन लगवाना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। क्योंकि जब मैं पहले दिन आया था जयपुर से, सो वहाँ पे मुझे फील हुआ था कि थोड़ा तो इम्प्रूव किया जा सकता है। कि जो हमने सीट स्वैप की ना, जब मैं पीछे बैठा तो मेरे को हो पिलियन की सीट में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट कराना पड़ेगा, आपको कुशन लगवाना पड़ेगा। क्योंकि जब पहले दिन मैं जयपुर से आ रहा था तो मुझे भी फील हुआ पिलियन वाली सीट पे बैठ के कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। बट हाँ, अगर थोड़ा सा इसमें ट्विक्स करा दोगे, थोड़ा अगर सीट पर साथ कुशन लगवा दोगे, बहुत अच्छी सीट हो जाएगी। राइडर की सीट तो A1 है, आप 200-300 किलोमीटर बहुत प्यार से चलाएंगे राइडर की सीट पे। बस प्लेन वाले में थोड़ा सा ट्विक्स करा देना, इट विल बी गुड टू गो। भाई इसमें रिजर्व फ्यूल है, भी है भाई, रिजर्व फ्यूल हर बाइक में होता है, एंड दैट इज बेसिकली होता ही है वो। हर बाइक का 10-20% के करीब में, कुछ बाइकों में 30% तक रिजर्व फ्यूल होता है। तो इसमें भी अगर 20% पे आप लेके चलो तो 2.5 लीटर से ऊपर आपको रिजर्व फ्यूल इसका मिलने वाला है। क्योंकि आधे 1 लीटर में तो FI होती है, आपका फ्यूल इंजेक्टर वाला पार्ट है, उसके ऊपर आपका ऑयल रहना चाहिए। अगर उसमें एयर जाएगा तो आपका FI खराब होने का रिस्क हो सकता है। है रिजर्व वाला इसके अंदर है, 2-2.5 लीटर मिल जाएगा आपको। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, बट 2-2.5 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, आई एम 5'8" एंड फर्स्ट बाइक ले रहा हूँ, क्या एक्सपल्स मेरे लिए सूटेबल रहेगा? ऑल्दो आई हैव अ लिटिल ऑफ रोड एक्सपीरियंस। एज आई टोल्ड यू भाई, एक्सपल्स मेरी भाई बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैंने पहले ही बता दिया। 5'8" हाइट पे भी बाइक इज ओके, 5'9" पे भी ओके, 5'7" पे भी ओके इश है। 5'7" पे मे बी थोड़ा सा स्ट्रगल हो, बट 5'7" पे लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो वहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि बाइक शुड बी वेरी कंफर्टेबल। अगर आप कहीं रोकते हो इन केस इमरजेंसी के टाइम पे, आपको अगर पैर नीचे रखने की जरूरत पड़ती है तो आपके पैर ढैसे आने चाहिए। अगर आपने टोज पे आओगे तो बाइक के डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे। जस्ट अ सेफ्टी थिंग, मैं मतलब चाहूँगा कि अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8", 5'9" या अबव है, तभी आप एक्सप्रेस पे जाना और एक बार शोरूम जाके ट्राई करो, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो दूसरे ऑप्शन देखो, क्योंकि लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन अ बाइक। सो चूज सेफ्टी एनी डे। अगला क्वेश्चन है, विल इट बी ओके फॉर 5'6"? मुश्किल है भाई, थोड़ा सा मुश्किल होगा। आके बार शोरूम जब ट्राई करो, अगर आपके कैब ठीक ठाक आ रहा है, आप एस कर पा रहे हो भाई, दे गो फॉर इट, अदरवाइज मत रिस्क लो इतना। बाइक इज नॉट इम्पोर्टेंट, लाइफ इज। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, एनी इंजन प्रॉब्लम और एनीथिंग रिगार्डिंग योर बाइक? इंजन प्रॉब्लम सो फार नथिंग, क्योंकि ये सेम इंजन करिश्मा में भी यूज़ होते आ रहे हैं। इंजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, तो इंजन में सच मेरे को अभी तक कोई इशू आया नहीं है। एंड भाई हीरो रिगार्डिंग, यार हीरो का सर्विसिंग पार्ट इस थोड़ा सा वैसा है कि हीरो एक छोटा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, तो आपको सर्विस सेंटर में थोड़ा फुल एक्सपीरियंस मिलेगा। यू वोंट फील वेरी ब्राइट आइज। सो पर इतना ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब तो 2 मिनट की बातें होती हैं, उसका तो इनमें कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है आपको। उन्हें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, यू कैन गो फॉर इट। अच्छी बाइक, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज वाइलेज सब एकदम ओके मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 10x10 नेविगेशन दिखाओ। भाई बहुत जल्दी दिखा दूंगा मैं आपको। बाकी मैंने एक वीडियो जो बनाई थी CFT डिस्प्ले आई डी, उसमें मैंने डाल रखा है नेविगेशन कैसा आता है। बट आपको अगर ऑन रोड बाइक चलाते हुए देखना है तो हम बहुत जल्दी वो भी अपलोड कर देंगे और प्रॉब्लम आ जाएगा जल्दी। ब्रो, डू यू फेस एनी इशू विद द गियर शिफ्टिंग, लाइक गियर में शिफ्ट स्मूथ? भाई गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, पर टाइट सी लग रही थी, मैंने एडजस्टमेंट कराया था, बट ऊपर भी सही में हुआ था। बट जब मैं दोबारा वही फिल्टर चेंज करवाने नारायणा वाले शोरूम गया था तो उन्होंने सही कर दिया वो। तो एज सच गियर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट हाँ, कई बार जब आप सेकंड गियर से फर्स्ट गियर से आओगे तो बाइक न्यूट्रल पे आ जाएगी, पर फर्स्ट गियर थोड़ा सा आड़ जाएगा सम टाइम, नॉट ऑलवेज। पर ये है थोड़ा सा पंगा है, ये फर्स्ट गियर वाला थोड़ा सा इशू है सेकंड से फर्स्ट में आने का। बाकी उसके ऊपर अगर जाओगे तो भाई बहुत स्मूथ है, कोई वहाँ पे आपको फील भी नहीं होगा कि आपका गियर शिफ्ट हो गया है। और अगर आप आरपीएम मैच करके करोगे, लिटरली आपको पता ही चलेगा गियर शिफ्ट हो गया बाइक का, इतना स्मूथ है गियर। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भाई माइलेज कितना देती है, प्लीज रिप्लाई। भाई रिप्लाई मैं सारी वीडियोस पे, सारे कमेंट्स पे करता हूँ, बट मैं आपको दोबारा बताता हूँ। माइलेज ऐसी है इसकी, अगर आप एकदम लोकल लेके चल रहे हो गली मोहल्ले में, और आप 2-4 किलोमीटर गली मोहल्ले में चलाने लगोगे, तो 20-22 की माइलेज देगी। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, इतना पर ये मैटर करता नहीं हो, क्योंकि बहुत चलाता है बाइक के लिए ज़्यादा। एंड अगर आप सिटी में लेके निकलते हो नॉर्मल ट्रैफिक रोड पे, तो आपको 30-35 की माइलेज मिल जाएगी। हाईवे पे अगर आप 70-80 की स्पीड में, 80-90 की स्पीड में क्रूज कर रहे हो, तो आपको अगर 70-80 चल रहे हो, आपको 45-50 मिल जाएगा आराम से। तो अगर आप एक तरीके से बाइक चलाओगे, फिर मतलब ऑलमोस्ट एक रेंज आरपीएम में 5-6 हज़ार आरपीएम पे बाइक रखोगे, बाइक बहुत स्मूथली आपको चलेगी, इतना कुछ फील होगा आपको।
अच्छी माइलेज मिल जाएगी 45-50 के करीब। दैट इज़ गुड, क्योंकि मेरे को भी इतनी मिलती है जब मैं वहाँ जाता हूँ रोड पे अच्छी हाईवेज़ पे। बट जैसे मैं लोकल में आता हूँ ये एकदम ड्रॉप होता है, 20-22 के करीब आ जाती है कई बार। तो ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एडजस्ट होते रहता है राइडिंग स्टाइल के ऊपर, रोड के ऊपर, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ओवरऑल 35 मान के चल सकते हो, आपने माइलेज मिल रही है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द सीट कंफर्ट फॉर बोथ राइडर एंड प्लेन, कैन वी ट्रैवल टू 300 किलोमीटर विद द प्लेन? ऑलरेडी आंसर द सेम क्वेश्चन, बता चुका हूँ मैं। ब्रो टेल रिमूव कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, टेल रिमूव कर सकते हो। पीछे आपको 2 स्क्रूज मिल जाएंगे, उनको निकालना, अपना लाइट्स का कनेक्टर जो है उसको डिस्कनेक्ट करना, उस 15 डाल देना, आप भी टेल से हो जाएगी, गुड टू गो। Does 780 feel more relaxed, effortless than 1890? This is how it is on my 4V. Does the seat have issue with the insurance? Okay, so basically क्वेश्चन ये है, किस तरह से ज़्यादा रिलैक्स फील होता है 1890 का कंपेरेटिवली? ऑब्वियसली यार, आप लो अर्निंग पे चलोगे फील होगा, बट 1890 पे कोई स्ट्रगल नहीं है, बहुत से मूवी आप 1890 चला सकते हो। तो ठीक है, मतलब अगर आप 4V से अपग्रेड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है 4V से अपग्रेड करने की बाइक पे। बाइक में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको थोड़ा सा, अगर आपको टेक का थोड़ा शौक है, थोड़े फीचर्स का शौक है, तब तो ओके। बट अगर आपको लगता है कि आप फीचर्स के बिना चल सकते हो, तो ठीक है, इतना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा इंजन इंप्रूव है। अगर आप लॉन्ग रूट्स पे लेके जा रहे हो बाइक को, तो मे बी आपको अपग्रेड करने की जरूरत पड़े। बट अगर आप 200 से अपग्रेड 210 पे कर दो, कोई पॉइंट नहीं है। गो फॉर अ बेटर बाइक। अभी 200 चला लो, थोड़ी और अच्छी बाइक है ना। अगर इसका ये 250 आता है या 300-400 के करीब तो कुछ आता है, तो अपग्रेड करना, ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। एंड सीट इज़ गुड, पिलियन वाली सीट थोड़ी सी आपको करवानी पड़ेगी पीट्स, बाकी सब ओके है उसमें। टाइडर की सीट तो बढ़िया रही। रियल टाइम फ्यूल रेंज एक्यूरेट दिखा रहा है भाई, रियल टाइम फ्यूल रेंज एक्यूरेट दिखाता है, बट उसकी कंडीशन होती है। जो फ्यूल लेवलर होता है ना बाइक के अंदर, उसको ये नहीं पता आपके बाइक के अंदर करंटली कितना लीटर तेल है। उसके अंदर बेसिकली मान लो एक स्केल ऐसे लाइन से बन गया। अब उसको पूरा पता है कि अगर ये पूरी लाइन पे अगर ऑयल होगा, फ्यूल होगा, तो 13 लीटर तेल है, ठीक है। बट अगर वो आधा आएगा तो उसको लगेगा आधे को, तो वही कंसिडर करेगा कि अगर 13 लीटर पूरा है तो 6.5 लीटर आधे में होगा, ठीक है। बट अगर आपकी टैंक की शेप ऐसी है, कुछ नीचे से टैंक आपका नैरो, ऊपर से टैंक पतला है, तो अगर मान लो अगर आप 2 लीटर तेल नीचे डाल लो, अगर वो इतने स्पेस में आ रहा है, इतने लेवल पे आ रहा है, तो ऊपर में तो कम लेवल पे आ रहेगा। तो बाइक को तो लगेगा कि तेज ज़्यादा है, बट वो तो अपने रेंज के हिसाब से, उसका स्केल है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करने वाला है। तो वहाँ तक आपको रेंज थोड़ी गड़बड़ मिलेगी। बट अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए, एग्जैक्ट रेंज आप देखना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू, बाइक को आप फुल करो, फुल फ्यूल डालो, उस पर जो रेंज दिखाएगा आपको, अगर उतनी ही माइलेज पूरे रास्ते में मिलने वाली, तो उतनी रेंज आपको बाइक पर आराम से मिल जाएगी। सो ये तरीका जो मुझे लगता है कि अगर आपको रेंज देखनी है पूरा फुल करो। अगर आप आधे में देखोगे तो रेंज आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने वीडियोस डाली भी हैं, वो एक पॉइंट में भी 200 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है बाइक। सो ये इशू है, अगर आप पूरा फिल करोगे तो आपको नहीं दिखाएगा, ऐसा कोई पंगा नहीं आएगा आपके साथ। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, फुल स्क्रीन नेविगेशन क्या है भाई? ओनली टर्न बाय टर्न भाई, 10/10 ही दिखाता है, इसके अंदर मैप नहीं आएगा। बस आपको ही दिखाएगा कितने मीटर बाद आपका टर्न है और क्या आपका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है, जो डिटेल दिखाता है। बस ये दो चीज़ दिखाएगा आपको मैप में, नथिंग एल्स। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, एक्सपल्स स्टूडेंट की वेट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक्सपल्स स्टूडेंट का सबसे बड़ा डीमेरिट भाई, इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी 130 किलोग्राम है, इंक्लूडिंग राइडर। लेट से अगर मैं और एक अपने फ्रेंड के साथ राइड करता हूँ, अगर मेरा वेट 60-65 है, उसका वेट भी 60-65 है, तो हम बाइक पे लगे लेके जाएंगे तो बाइक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो 130 किलोमीटर आपको टोटल वेट बाइक के ऊपर रखना है, तो ये एक बुरी चीज़ है। जो कि अगर आप लेट से आपका मन है पहले टॉप बॉक्स लगाने का, कहने रैक, टॉप बॉक्स रैक, टॉप बॉक्स पहने सारा मिला के आप तो ना करते करते ये 10-15 किलो पड़ेगा अप्रोक्स, आई एम नॉट श्योर। 10-15 किलोमीटर, 10-15 किलोग्राम का तो आपको यही पड़ जाएगा। आपके साथ राइडर होगा, आपका लगेज होगा, तो वहाँ पे आपको इशू आने वाला है। सो बेसिकली मे बी ये बाइक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप अकेले बंदे अपना लगेज लेके टूर करो, तो आपके लिए कंफर्टेबल है। अदरवाइज अगर आप फेलियर के साथ ट्रिप मारना चाह रहे हो, तो वेट कैरिंग कैपेसिटी इसका जो सजेस्टेड है उससे आप ऊपर चले जाओगे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बाइक का इंजन बढ़िया है, बट आपको वहाँ पे फिर टॉर्बो वर्क का इशू आपको देखने को मिलेगा। आपको बाइक लगेगा कि बाइक बहुत ज़्यादा लोड ले रही है चलने में, भागने में, सो आपको वहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। सो अगला क्वेश्चन है, Bro, will it be better if I go with 400 instead of 210, since I'm not preferred for this type of fancy feature because the features more complexity to fix the issue. Totally agree भाई, जितने फीचर उतना भसड़ है उसको फिक्स करने में। बट
फीचर्स को साइड रख के अगर हम बात करें 204 और 210 में मेजर जो डिफरेंस है ना जिसके लिए बाइक लॉन्च की गई थी, एक्सपल्स 200 में जो आपका क्रूजिंग स्पीड है ना वो 70 से 80 के करीब का है। ठीक है, 70-80 में आप इजीली क्रूज कर पाओगे। अगर उसके ऊपर जाओगे आपको बाइक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा। बट 210 में यही चीज़ अगर टैकल की गई है तो यहाँ पे आपको क्रूजिंग स्पीड 89 की 100 भी मिल जाती है। अच्छा रेंज मिल जाएगा, आप लंबे रूट पे बाइक को बहुत इजीली बहुत अच्छे से राइड कर पाओगे। इस पर ये एक एडवांटेज है ओवर द फीचर्स। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो, आप रोड ट्रिप्स करने का लंबे रूट पे प्लान कर रहे हो तो एक्सपल्स 210 इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आपका पॉइंट है कि आपको लोकल में सिटीज़ में अपना ये नॉर्मल ऑफिस कम्यूट के लिए चाहिए तो 200 इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। इतना भी डिफरेंस नहीं है। सो मैंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हो। ओके, सो अगला क्वेश्चन है मेटल टैंक है या प्लास्टिक का है FC-V3 जैसा? भाई मेटल टैंक है। ताकि मैं पूरा उसमें बता दूंगा आपको टैंक पैंक का क्या स्पेस मतलब कोई बॉडी में क्या क्या मेटल है। आपके टैंक के अलावा बाकी कोई भी पार्ट मेटल नहीं मिलता आपको, बाकी सारे पार्ट्स आपको प्लास्टिक मिलने वाले। टैंक ही है जो आपका मेटल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो आई सी दैट ABS मोड दैट यू सेड डू नॉट से आफ्टर यू टर्न ऑफ द बाइक बैड न्यूज ब्रो। भाई बेसिकली आपने अगर लेट्स से EBS मोड चेंज किया है एंड बाइक आप ऑफ करते हो चाबी से और दोबारा ऑन करते हो, स्टार्ट करते हो भाई, तो आपका EBS मोड दोबारा रोड पे आ जाएगा। एंड काफ़ी लोगों को ये बेकार लगता है, काफ़ी लोगों से लगता है, बट इन माय ओपिनियन ये एक अच्छा फीचर है। मतलब बेसिकली लेट्स से आपने बाइक किसी और को हैंड ओवर की एंड ही इज़ नॉट यूज टू, और अगर एकदम से ट्रेल मोड पे आपकी बाइक की EBS आपका पीछे का रियर पूरा ऑफ होगा और कोई बाइक ले जाए स्पीड में भगाए, ब्रेक मारी और बाइक डिस्पेलिक्स हो जाए, तो उससे बढ़िया कि अगर आप ओनर हो तो आप 2 मिनट 1 मिनट में नहीं लगता टॉगल करने में, आप टॉगल कर सकते हो। तो मे बी इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर यू, बट मैं इसमें एक सेफ्टी फीचर लेके ही चल रहा हूँ तो दैट्स ओके फॉर मी। भाई अभी फ्यूल कंजम्पशन एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना एक्यूरेट है? यार एक्यूरेट तो ये है, बट इसमें एक ही क्लॉज है कि आपको बाइक का जो टैंक का फुल कराओगे ना तब जो रेंज आपको दिखाएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि टैंक का शेप ना एकदम रेगुलर शेप नहीं, इरेगुलर होता है। टैंक नीचे से पतला होता है, ऊपर से चौड़ा होता है। तो नीचे अगर तेल कम आएगा फ्यूल लेवल में वो ज़्यादा शो होगा, क्योंकि उतना ही तेल अगर आप ऊपर रखोगे तो कम एरिया में आ जाएगा, टैंक ऊपर से चौड़ा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से अगर आप आधा तेल डला के सोचो कि क्या रेंज मिलेगी सही आई, मेरे ख्याल से वो तो गलती दिखाने वाला है। बट अगर आप तेल पूरा मतलब फ्यूल पूरा फुल करके चेक करोगे तो प्रॉब्ली आपको सही रेंज उसमें दिखा देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन आई वांट टू नो दिस, कुछ पता नहीं चल रहा है लो फ्यूल होगा फिर भी 200 किलोमीटर दिखाते हैं। भाई सेम चीज़ लो, देखो वही सारा क्वेश्चन आ गया ना, अगर टैंक नीचे से नैरो है, ठीक है, मान लो ऐसा टैंक का शेप है, तो इतना एरिया में 1 लीटर तेल अगर इतने एरिया में आ रहा है तो ऊपर में जब वो चौड़ा हो जाएगा तो तेल कम एरिया में 1 लीटर आ जाएगा। तो जो स्केल होता है उसको ये नहीं पता बाइक के अंदर कितना तेल एग्जैक्टली है, वो तो देखता है कि जो मेरा स्केल है वो कितना फिल हुआ है, और वो अपना पूरे रेंज के हिसाब से उसको कैलकुलेट करता है कि प्लेट से अगर उसका पूरे स्केल का साइज इतना बड़ा है, वो मानता है कि अगर ये पूरी लाइन तेल इस पर टच हो रहा होगा तो 13 लीटर तेल आएगा। तो अगर वो आधे पे आगे तो उसके हिसाब से 7.5 लीटर तेल है, 6.5 लीटर तेल है बाइक में, तो 6.5 लीटर के हिसाब से आपको रेंज कैलकुलेट करके देगा। बट ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 लीटर ही तेल हो, क्योंकि टैंक नीचे से नैरो है। तो इस चक्कर में बाइक शो करती है 200-250 किलोमीटर की रेंज 1 और 2 पॉइंट तेल पे भी। सो ये तो आप इतना कोई ये पंगा नहीं है भाई, ये कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली सेंसर है। जब आप पूरा फुल करोगे तो आपको अच्छे से समझा देगा वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वारंटी पीरियड 5 ईयर एंड 70,000 किलोमीटर। सो ये वारंटी आपको मिल जाती है इसमें टोटल। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसको भी फ्यूचर में बाइक लेनी है होगी उसको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मेरी वीडियो देख के आई को मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आपको आज भी कुछ एक्सपर्ट्स का देखना हो, कोई शॉर्ट सजेशन चाहिए हो, सो प्लीज़ बताना। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ, सी यू गाइस, बाय।